नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं और वो राज्य के 11वां मुख्यमंत्री हैं। उन्हें अगले साल होने वाले चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी आरएसएस से जुड़े रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के नेता रहे हैं। आज 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। उनके साथ साथ पुराने कैबिनेट को दोहराया गया है। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदर पूर्वक, अपने छोटों को स्नेह पूर्वक सबको साथ में लूं, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सूबे की युवा है वो आपकी ओर निगाह लगा के देख रहे हैं। क्या बड़े निर्णय होंगे युवाओं के लिए, खासतौर पर रोजगार और पलायन के मुद्दे पर? देखिए, निश्चित रूप से नौजवानों की, युवाओं की बहुत मेरे से अपेक्षा है, उनकी बड़ी आशा और विश्वास भी है और मेरी पार्टी का भी मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं उनकी अपने नौजवानों को, युवाओं की और साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, उनकी सब उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, उसके लिए अपने प्राणों प्राण से काम करूंगा। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो मूल मंत्र है कि जो हमारी ये सरकार है, ये सरकार के रूप में नहीं बल्कि जनता के साझीदार के रूप में काम करेगी, सहयोगी के रूप में काम करेगी। देखिए, मैंने शायद आपने सुना नहीं, मैंने इसके बारे में शुरू में ही बोला था कि वास्तव में इसमें बहुत समस्या है और पर्यटन को खोलना और चारधाम यात्रा को चलाना हमारे प्रदेश के लिए नितांत जरूरी है। ये आपका भाषण सुबह से वायरल हो रहा है, जिसमें आप कहते नहीं दे रहे कि चोरी की मैंने ध्यान नहीं दिया, होने दी। अब आप सीएम हैं तो ये दरियादिली आगे रहेगी। देखिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, अब नई बातों को शुरू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने आज शपथ ली है और उनके साथ साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। उन्होंने दोहराया कि जो पुरानी बातें थी उन्हें भूल जाया जाए और अब नई शुरुआत होगी, जहां जनता की साझेदार के तौर पर काम करेगी सरकार। लेकिन आज जो शपथ हुई है उसमें पुराने कैबिनेट को दोहराया गया है। फिर से सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, यशपाल आर्य, रेखा आर्य, गणेश जोशी, वंशीधर भगत, बिशन सिंह, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, यतीश्वरानंद मंत्री बनाए गए हैं। तो आज ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील बहुगुणा। सुशील, महीनों में मुख्यमंत्री बदलते हुए देखा है उत्तराखंड ने, और अब पुष्कर सिंह धामी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, काफी युवा हैं, सबसे युवा। उनके पक्ष में क्या बातें गई हैं, और क्योंकि उनको लेकर असंतोष की भी खबरें हैं बीजेपी के अंदर, कितनी सच्चाई है इनमें? और ये भी कि मुख्यमंत्री बदले गए, वो कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत होगी, नए तरह से काम अब होगा, पर पुराने चेहरे हैं मंत्रिमंडल में तमाम, तो इसके पीछे क्या वजह लगती है? इस सवाल का जवाब उन्होंने इसलिए दिया कि उनके कुछ पुराने बयान, कुछ पुराने ट्वीट्स जो हैं और कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल की जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि उन्होंने पहले ये सब किया, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि पुरानी बातें भूलिए, नई शुरुआत कीजिए। लेकिन नई शुरुआत आप फिर उन्हीं पुराने लोगों के साथ करेंगे, ये हैरानी वाली बात है। जो सभी 11 मंत्री हैं वही त्रिवेंद्र सरकार में थे, वही तीरथ सरकार में हैं, और ये सभी मंत्री उम्र में भी और वरिष्ठता में भी पुष्कर सिंह धामी से सीनियर हैं। अब सवाल यही उठता है कि इन लोगों के साथ पुष्कर धामी कैसे काम करेंगे। कल जब उनके नाम का ऐलान हुआ, उनके मुख्यमंत्री बनने की पुष्टि हुई, तो उसके बाद कई वरिष्ठ नेता काफ़ी नाराज़ थे। भले ही वो अब शपथ लेने के लिए आ गए हों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी उन लोगों ने दिखाई, उनके समर्थकों ने दिखाई, और उसकी वजह से पुष्कर धामी को कई बड़े नेताओं को मनाने के लिए उनके घर भी जाना पड़ा। सुबह से उनका एक क्रम लगातार चल रहा था। तो अब यही सवाल उठता है कि जब वही सरकार रहनी थी, सिर्फ मुख्यमंत्री बदला जाना था, तो काम कैसे नए सिरे से होगा? सिर्फ 8 महीने बचे हैं पुष्कर सिंह धामी के पास, और कोरोना का दौर चल रहा है। कैसे वो अब जनता में जो निराशा है उनकी सरकार के काम को लेकर अब तक, उसे दूर करेंगे? क्या कुछ नया करेंगे, खासतौर पर स्वास्थ्य के मोर्चे पर सबसे पहले, क्योंकि कोरोना के मामले में उत्तराखंड का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है। देश में मृत्यु दर के मामले में पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कोरोना से
वो उत्तराखंड में है। तमाम बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याएं हैं, शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं, पर्यटन का मसला है, पलायन का एक बहुत बड़ा मसला है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, और उसके अलावा पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों के लिए रोजगार, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है वहाँ के युवाओं के सामने, जबकि वहाँ साक्षरता की दर देश के तमाम राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इन सब चुनौतियों से पुरानी टीम के साथ ही वो कैसे पार पाएंगे? क्या सिर्फ पुराने मुख्यमंत्रियों की ही गलती थी? अगर वो गलती थी तो फिर वो बीजेपी हाईकमान की गलती मानी जानी चाहिए। तो क्या बीजेपी हाईकमान ने इस बार अपनी वो गलती सुधार दी है, आगे नहीं होगा? और क्या 8 महीने बाद फिर जीतकर लौट पाएंगे पुष्कर सिंह धामी? और जिन बड़े नेताओं के साथ वो काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ जो ईगो की टकराहट है, अहम की टकराहट है, वो नहीं आएगी बीच में? सतपाल महाराज तो पिछले 10 साल से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का सपना लगातार देख रहे थे। हरक सिंह रावत भी, यशपाल आर्य भी, सभी बड़े नेता, और इनमें से कई तो वो हैं जो कांग्रेस के संस्कार वाले हैं और बीजेपी में पिछले कुछ सालों में आए हैं और अब बीजेपी में मंत्री बने। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 57 विधायक चुनकर जनता ने दिए इस बार बीजेपी को, तो क्यों उन 57 में से बीजेपी के पुराने चेहरे जो बीजेपी के साथ सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं दिया गया? 3 मौके मिले हैं बीजेपी को अपने पुराने लोगों को मौका देने के, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया, सिर्फ चेहरा बदलकर काम चला दिया। तो ये बड़ा सवाल है, कैसे काम करेंगे कहना मुश्किल है 8 महीने के अंदर। और एक बड़ी और चीज़ है कि अफसरशाही पर किस तरह से नकेल कसेंगे। उत्तराखंड में बेलगाम अफसरशाही भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेताओं की, विधायकों की कई बातें अफसर अक्सर सुनते नहीं, और अफसर किसी फाइल पर बैठे हैं तो उसको फाइल को आप हिला नहीं सकते आसानी से, और अगर फाइल चलती है तो अफसर की मर्जी से चलती है। तो किस तरह से इन मुद्दों का समाधान होगा? क्या उस अफसरशाही, बेलगाम अफसरशाही पर किसी तरह की लगाम लगा पाएंगे पुष्कर सिंह धामी? उनके पीछे आला कमान का हाथ है, बीजेपी हाईकमान उनके साथ है, उन्हें सख्त फैसले करने चाहिए, कड़े फैसले करने चाहिए। और इसकी जो शुरुआत है वो हमको आजकल में ही दिखेगी अगर वरिष्ठ जो अफसरशाही है उसमें बदलाव होते हैं उसके आधार पर। शुक्रिया आपका। तो काफ़ी मुश्किलें हैं नए मुख्यमंत्री के सामने और उनके पास समय भी कम है। पूरा जो मंत्रिमंडल है वो वही है, नई शुरुआत कैसे होगी ये सवाल बना हुआ है। चुनौतियां काफ़ी हैं। धन्यवाद आपका सुशील बहुगुणा इस चर्चा के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के साथ हुए रफाल लड़ाकू विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी। फ्रांस सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए के रफाल सौदे की जांच कराने का फैसला लेते हुए एक जज को नियुक्त किया है। फ्रांसीसी मीडिया जर्नल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2016 में दोनों देशों के बीच हुई इस डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक तौर पर 14 जून से शुरू हुई। फ्रांसीसी वेबसाइट ने अप्रैल 2021 में रफाल सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर कई रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 रफाल विमानों की खरीद का सौदा किया था, जिसमें से 24 विमान अब तक भारत को मिल चुके हैं। रफाल पर कांग्रेस एक बार फिर से मुखर है और हमारे साथ पवन खेड़ा हैं। ये जो फ्रांस में जांच की बात की गई है, आप लोग फिर से उत्साहित हो गए हैं रफाल मुद्दे पर, जब इस पे आप लोग कोर्ट में भी और जनता की अदालत में भी मुक्ति खा चुके हैं। नंबर 1, हम कोर्ट नहीं गए थे। नंबर 2, उत्साहित होने की बात नहीं होती। जहाँ देश को नुकसान होता है वहाँ विपक्ष का और मीडिया का एक काम होता है कि बाहर आकर प्रखर आवाज़ में बात करें, उसके बारे में वो आवाज़ उठाएं, वो मुद्दा उठाएं, उसमें उत्साहित होने की बात। तो जेपीसी की मांग आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने नहीं माना। अब जब फ्रांस में जांच की बात है तो आपको क्यों लगता है कि वो आधार होना चाहिए और यहाँ पे जांच होनी चाहिए इस बात? इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, 2 देश थे, एक फ्रांस एक हिंदुस्तान। फ्रांस जिसको कि राफेल डील से लाभ हुआ है, आर्थिक लाभ हुआ है और आरोप है कि ज़्यादा लाभ हो गया, उसने तो जांच बैठा ली। जिस देश को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को, उसने जांच नहीं बैठाई। अब ये सवाल तो जायज़ है या नहीं, आप बताइए। तो कितने सवाल आपके मन में है? आपने कहा 6 सवाल आपके मन में, क्या क्या वो सवाल है? हम तो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, आइए जवाब दीजिए। आपसे नहीं बात करना चाहते, किसी और से करिए। आप हमें बताइए कि 126 विमान खरीदने थे, उनको घटाकर 36 क्यों किया गया? 570 करोड़ रुपए का एक विमान होना था, आपने 1670 करोड़ क्यों खर्च किए उस एक विमान पर? आप ये बताइए कि जो एग्रीमेंट थी उसमें एंटी करप्शन क्लॉज था, जो यूपीए के वक्त भी था, आपके रक्षा मंत्रालय ने भी रखने की चेष्टा की, आपने क्यों हटवा दिया? आप ये बताइए कि जो क्लॉज था जिसमें मिडिलमैन नहीं होने चाहिए थे, वो क्लॉज क्यों हटा दिया? आप यह बताइए कि HAL जिसमें 108 विमान हिंदुस्तान में बनने थे, यहाँ रोजगार मिलता, वो आपने क्यों
हटा दिया एग्रीमेंट से और आपने एक प्राइवेट पार्टी को ले आए ऑफसेट पार्टनर? ये तमाम सवाल हैं जिसके उत्तर चाहिए। एक आखिरी सवाल की राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है दाढ़ी में तिनका और एक इंस्टाग्राम पे फोटो डाला है। बीजेपी कह रही है कि ये जो है वो एक व्यक्तिगत हमला है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। राफेल डील में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह भी व्यक्तिगत है। एक व्यक्ति ने जाकर वह डील की, हम तो उस व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं, वो ज़्यादा गंभीर सवाल हैं। दाढ़ी में फोटो कैसी थी, दाढ़ी में राफेल था या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है देश को हजारों करोड़ का नुकसान जिस व्यक्ति ने पहुंचाया है उस व्यक्ति को इन सवालों के जवाब देने चाहिए या नहीं। तो ये कांग्रेस के सवाल हैं और ये सवाल एक बार फिर से कांग्रेस पूरी ताकत के साथ पूछ रही है। देखना है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता भी है या नहीं। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी न्यूज़। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। 3 चीजों को लंबे वक्त तक नहीं छिपाया जा सकता। उन्होंने ये अपने ट्वीट में लिखा है, सूर्य, चांद और सच्चाई। और अब बात पंजाब की। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह लगातार बिजली को लेकर, बिजली वहां पर जो पावर कट है या बिजली की कीमतें हैं उसको लेकर हमला झेल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अब पीपीए एग्रीमेंट की समीक्षा करने का फैसला किया है। पंजाब सरकार के लिए कानून सलाह मशवरा कर रही है। कैप्टन का आरोप है कि बीजेपी अकाली दल सरकार के दौरान ये हुए इस समझौते की वजह से राज्य को अनावश्यक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चुनाव से पहले अमरिंदर सरकार ने पीपीए समझौते की समीक्षा का वादा किया था और अब आलाकमान द्वारा सभी वादों को निश्चित समय सीमा में पूरा करने का राज्य सरकार को दिशा निर्देश मिला है। Come on top in education. लोक जनशक्ति पार्टी में 2 फाड़ होने के बाद से चिराग पासवान कल से बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। वो यहीं से सांसद हैं एलजेपी के बागी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, जिनसे उनकी लड़ाई चल रही है। एनडीटीवी से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जब अपनों ने ही धोखा दिया तो अब जनता ही मार्गदर्शन कर सकती है, इसलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं और उम्मीद है कि जनता उन्हें भी वैसे ही आशीर्वाद देगी जैसा रामविलास पासवान को दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता भी पार्टी को खड़ा करना है। पार्टी के 95% लोग मेरे साथ हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है और अब जो भतीजा जो है अपने चाचा के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से सोमवार से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। बात करते हैं भतीजा चिराग पासवान से, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इसको मेरे चाचा जी का संसदीय क्षेत्र समझकर अगर इस यात्रा की शुरुआत को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे उद्देश्य को बहुत छोटा करने का ये प्रयास है। हाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत करना के पीछे का कारण मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। पापा ने हाजीपुर को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। आज देश में ही नहीं दुनिया में हाजीपुर को पिताजी की वजह से जाना जाता है और पिताजी को हाजीपुर की वजह से जाना जाता है। हाजीपुर की वजह से 2 बार पिताजी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन। तो आज जब मुझे सही मायनों में आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अपनों ने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा लिया, मेरे अपनों ने जब आज मुझे धोखा दिया, तो मेरे पास ईमानदारी की बात है मम्मी के अलावा अब कोई बचा नहीं मेरे परिवार में। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जनता ही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है, वो ही मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। इस उद्देश्य के साथ मैंने इस यात्रा की सोच रखी और हाजीपुर से शुरुआत करने का सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि जिस क्षेत्र ने पापा को उम्र भर आशीर्वाद दिया और आज पापा जो कुछ भी रहे हाजीपुर की वजह से रहे, और इसीलिए वहाँ से मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। चाचा आपकी ये भी सलाह दे रहे हैं पशुपति पारस की आपको जो है अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में जाकर वहाँ श्रद्धांजलि यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, श्रद्धांजलि, वही मैंने कहा, मतलब इस उद्देश्य को शायद चाचा समझ ही नहीं पाए इस बात को कि मैं हाजीपुर से क्यों, उनको शायद व्यक्तिगत वो इस चीज़ को ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्योंकि वो वहाँ से सांसद हैं और इसीलिए मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं, पापा की कर्मभूमि रही है, पापा ने अपना माँ का दर्जा हाजीपुर को दिया उस उद्देश्य के साथ। और जहाँ तक रही बात श्रद्धांजलि यात्रा की, श्रद्धांजलि आपके मन में होती है, उसके लिए आपको यात्रा निकाल कर दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने कहा मैं किसी शोक के लिए या किसी श्रद्धांजलि के लिए नहीं, आज मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं जनता के बीच उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। एक और आपके चाचा है जिनको आप चाचा कहते हैं, नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए कभी आप अपनी पार्टी में टूट के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी जानबूझकर उनका नाम टारगेट करते हैं, बिहार बयान से हर जगह वो करते हैं। देखिए, पब्लिसिटी के लिए मुझे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चिराग पासवान की लोकप्रियता है या नहीं, मुझे लगता है ये जनता डिसाइड करती है। और चिराग पासवान कितने लोकप्रिय हैं, मुझे लगता है ये सवाल अगर मुख्यमंत्री जी अपने उन पूर्व विधायकों से और पूर्व मंत्रियों से पूछें जो अपना चुनाव चिराग पासवान की वजह से हारे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना लोकप्रिय है और किसका नाम इस्तेमाल करके लोकप्रियता हासिल करने की ज़रूरत है या नहीं है। एक और बड़ा सवाल है कि हनुमान जो है अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन राम के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस कठिन दौर में, और ये लड़ाई मेरी लंबी है, ये कोई आज की या 2 दिन या 4 दिन की ये लड़ाई नहीं है, लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, और उम्मीद है, विश्वास है कि ऐसे में हनुमान को राम का भी साथ मिलेगा। अच्छा, नीतीश कुमार, लालू यादव और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे आप? इसमें किसी के व्यक्तित्व को कैसे, सारे मुझसे बड़े हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि तीनों, जिन 3 का आपने जिक्र किया, तीनों मुझसे बड़े हैं, तीनों मुझसे सम्मानित है मेरे लिए। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप तीनों को? मैं, देखिए, तीनों का एक अपना अपना वर्किंग स्टाइल रहा है। लालू जी का एक अपना वर्किंग स्टाइल रहा है, नीतीश कुमार जी का बहुत अलग तरीके का रहा है, और प्रधानमंत्री की बात करें तो सिर्फ देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी एक अलग लोकप्रियता है। हाँ, पर मैं अपने आप को मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, देखिए, लालू जी के बारे में अभी आज की तारीख में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जिक्र करने का औचित्य नहीं है। क्योंकि 15 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। आज की तारीख में बिहार से जुड़े हुए किसी भी विषय में या पिछले 15 साल से बिहार में जो भी अच्छा या बुरा हुआ, उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और इसीलिए कभी जो भी मेरी शिकायतें होती हैं, बिहारी होने के नाते भी वो मेरे ही मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे शिकायत नहीं रखूँगा तो और किसके पास रखूँगा। और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री बहुत बेहतर कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। उनकी नीतियों का मैं विरोधी हमेशा से रहा हूं और आगे भी मैं रहूंगा। जहां तक रही बात देश के प्रधानमंत्री की, मुझे लगता है वही एकमात्र कारण थे कि मैं एनडीए के साथ में जुड़ा। उन्हीं पर विश्वास करके 2014 का जो पूरा प्रकरण हुआ, जिसमें मैं अपने पिताजी को ज़बरदस्ती एनडीए की तरफ में लेकर के, उसमें सबसे बड़ा और एकमात्र कारण हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। तो तीनों का एक अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना वर्किंग स्टाइल है। सही गलत ये इतिहास बताएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा है कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं और बीजेपी कार्यकर्ता उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने 2022 में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। दरअसल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा था कि वो किसी भी कीमत पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए।